बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फ़ाक़िदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, 4-5 खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेश खबरें हैं आपके लिए। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के सबको बेलिबास कर रहे हैं, सबको बेनकाब कर रहे हैं, सबको नंगा कर रहे हैं, सिस्टम को नंगा कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि आपके साथ 76 सालों से क्या हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होता है, और जो गुंडा अनासिर हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो चोरी भी करते हैं, जो डकैती भी करते हैं, जो मुल्क को लूटते भी हैं, उनके साथ क्या किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें वो जेल के अंदर बैठ के बता रहे हैं, और जेल के अंदर बैठकर वो हर चीज़ से बाखबर हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज भी निज़ाम इंसाफ जो है उसका दोगलापन जो है वो नजर आया। एक तरफ इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत है, साइफर केस में तवील अरसे तक महफूज है। दूसरा फिर आज एक और केस आया, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी जेल ट्रायल को चैलेंज किया है। वो भी आर्गूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया कि कहीं हवा ना लगे उसे। उसके बाद उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, और इंसाफ जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और नवाज शरीफ साहब आगे आगे हैं, और उनका कोई जजमेंट रिजर्व नहीं हो रहा, कोई जजमेंट महफूज नहीं फैसला हो रहा, बल्कि हर सब चीज़ें इन एडवांस उनके हवाले की जा रही हैं। अब उन्होंने एक और अपील फाइल की है, और वो है जिसमें उनको मफरूज डिक्लेयर किया हुआ है, और जिसके बाद वो अदालत के सामने पेश होना ही होना है, सरेंडर करना है। लेकिन अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया, अभी तक वो एंजॉय कर रहे हैं, मरी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आज जो दरखास्तें दायर की गई अपीलें बहाल करने की, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्त तो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि लंदन में तवील क़याम होने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं नहीं आ सका, और जून 2021 में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी, और उस वक्त थे जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, इन्होंने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आज जो अपील बहाल की है, अगर कोई आम आदमी करे तो वो उठा के फेंक दे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जी अगरचे मैं अभी तक बीमार हूँ, अगरचे मैं अभी तक बीमारी से मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ, लेकिन मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ कि मुल्क को बदतर मुआशी हालात को देखकर मैंने वापस आने का फैसला किया है। ये उन्होंने फरमाया है, पटिशन में फरमाया है कि मुल्क के हालात बड़े बदतरीन हैं मुआशरत के, इसलिए मैं वापस आया हूँ, और मैं अभी ठीक नहीं हुआ। और इस दौरान ये बात ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब का सफ़र किया, यूरोप का सफ़र किया, यूएई का सफ़र किया, एक दफ़ा नहीं किया, कई कई बार किया, लेकिन वो पाकिस्तान आने के लिए उनको बीमारी लाहक थी। उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं कि लेकिन मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं है, इसलिए अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल की जाएं, और दोनों रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गई हैं, और ये बिला चूचरा ये बहाल हो जाएंगी, और इसके बाद इस पर कोई एतराज़ भी आयद नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं जी अगला एक और केस था, और वह आम इंतखाबात के हवाले से 90 दिन के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब उसको सुन रहे हैं, लेकिन उसमें अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें उमर अयूब साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनकी तरफ से वकील आए हुए थे, और वो आर्गू कर रहे थे। तो अब उसमें बजाय इसके कि आप वो केस सुने और उस पर बात करें, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने ये कहा कि इसके दरखास्त गुजार कौन है। तो उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब साहब हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो क्या उमर अयूब के दादा ने 1956 का आइन उठाकर फेंका नहीं था? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब पूछ रहे हैं। तो अली जफर साहब ने कहा जी ये बिल्कुल हकीकत है। तो क्या उमर अयूब ने अपने दादा के इकदाम की मजम्मत की? चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो ये नहीं कहते कि दादा के अमाल का जिम्मेदार पोता होता है। भाई अगर ये नहीं कहना तो ये बातें करने की जरूरत क्या है? ओपन कोर्ट में केस चल रहा है, आप चीफ जस्टिस हैं, इतना कि जी वो पोता और दादा और ये सब कुछ, तो भाई अभी खैर छोड़ें, आप हमारे बुजुर्ग हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो इसलिए जनाब ये मामला जो है इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो बजाय इसके इस तरह की मेरा ख्याल करनी नहीं चाहिए। दादा और पोता ठीक है, जनरल अयूब खान कौन उसको सपोर्ट करता है? जनरल अयूब खान साहब के मार्शल को कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी डिक्टेटरशिप आए उसको सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन 90 दिन के अंदर इंतखाबात हैं आपके सामने, आप 90 दिन के इंतखाबात का ऑर्डर करें, क्योंकि 90 दिन इस वक्त 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कौन नहीं होने दे रहा, आप उसको चैलेंज करें।
चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ पूरी की पूरी बेंच बैठा है, तो उनको चैलेंज करें और आगे फैसला करें 90 दिन के अंदर हर सूरत में होना है। तो उसमें उस तरफ नहीं आज अदालत गई और हाफिज ज़ुबैरी साहब को भी काफ़ी टफ टाइम दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी अब तो मुमकिन ही नहीं है कि ये अब हो सके 90 दिन के अंदर। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत भी वो चल रही है बगैर किसी मैंडेट के, और खैबर पख्तूनख्वा भी बगैर मैंडेट के चल रही है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब आगे एक और केस था, पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनवाएंगे कि साइफर केस में इमरान खान साहब ने वकील साहब को क्या कहा और वकील साहब ने बाहर आके क्या बताया, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आते हैं जी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये एक केस था, उसका जजमेंट भी आज रिजर्व हो गई है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना देंगे, मुख्तसर हुक्म सुना देंगे। लेकिन आज भी जो अटॉर्नी जनरल थे वो मुतमईन नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में क्या ट्रायल जो है वो सिर्फ फौजियों का होता है और सिविलियंस का नहीं होता। और फिर कलभूषण का भी हुआ था तो तरमीम करनी पड़ी थी आइन में, तब जाके वो हुआ था। इसलिए इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके जनाबे हमारे फाजिल अटॉर्नी जनरल साहब, लेकिन जजमेंट रिजर्व हो गई है। और उसके बाद फिर क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है, आप आर्मी एक्ट का दिवाचा पढ़ें। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है, ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप इससे सिविलियन का ताल्लुक कैसे दिखाएंगे। आर्मी एक्ट अफसरों को अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने का भी कहता है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो किसको अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है। लेकिन कानून मुसल्लह के अंदर मौजूद अफराद की भी बात करता है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा बात फोर्सेज में डिसिप्लिन की हद तक हो तो कानून सिर्फ मुसल्लह अफराद के अंदर की बात करता है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। लेकिन वो मुतमिन नहीं कर सके, आइन और कानून फर्ज की अदायगी को पाबंद आर्म्ड फोर्सेस को करता है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा, आयशा मलिक साहब ने कहा कानून उन्हें कहता है कि आप फ़राइज़ अदा न कर सकें तो आइन के बुनियादी हुकूक का हसूल आप पर नहीं लगेगा। आप इस बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप कह रहे हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करे उनके लिए कानून है। तो ये अजीबोगरीब किस्म का फलसफा था जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अदालत में बखेरने की कोशिश की। आप सारी आर्म्ड फोर्सेस के केसेस पढ़ रहे हैं और जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि आप जितने भी हवाले दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस के ट्रायल हुआ है, फौजियों का ट्रायल हुआ है और फौजी अदालतों में, ये सिविलियंस का नहीं हुआ। इन केसेस का मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है ये आप नहीं बता रहे। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल को आइन तस्लीम करता है। मुझे इसी नुक्ते की वजाहत करें। जस्टिस शाही आफरीदी साहब ने कहा। तो ये मुसलसल बातें होती रहीं लेकिन कोई जवाब इनका नहीं दिया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से। अब आपको सुनवाते हैं जी साइफर केस में इमरान खान साहब का जो साइफर केस था। मैं सारा मेन चैनल पे पूरी की पूरी हियरिंग बता चुका हूँ। इसमें आपको मैं सिर्फ वकील हैं उमैर नियाजी साहब और उनके साथ वकील दूसरे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा वो क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपको ब्रीफ आपको भी बता दूंगा यहाँ पे भी। जरा सुनिए पहले वो क्या कहते हैं। अदालत को यही रिक्वेस्ट की कि फर्द जुर्म उस वक्त तक आयद नहीं हो सकती जब तक के मुकम्मल गवाहान के बयानात और चालान के साथ जितने मुंसलिक दस्तावेजात और सीजर मीमू थे वो प्रोवाइड ना किए जाते। हमने अपने इस ऑब्जेक्शन को कोर्ट के सामने रखा, उस पर आर्गूमेंट्स भी सुने कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने हमारे उन एतराजात को मुस्तरद करते हुए ऑर्डर लिखवा दिया कि हम कोई और अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कर लें जो भी अवेलेबल है कानून के मुताबिक। और अदालत ने फर्द जुर्म के लिए जो है ना वो किया, लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने खुद भी फर्द जुर्म पे दस्तखत और अंगूठे लगाते वक्त ये क्वेश्चन के जवाब में लिख दिया कि जब तक कागजात और बयानात जो गवाहान के हैं वो मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किए जाते तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चार्ज का कोई रिप्लाई, इस फर्द जुर्म को कोई रिस्पॉन्ड कर सके। तो आज की कार्रवाई ये रही बेसिकली। और आइंदा जुमे के लिए अदालत ने जो है वो शहादत इस्तगासा क्यों तलब किया। साहब ये बताएं 265D की दरखास्त आपने दी है, उस पर कोई क्या कहा अदालत? देखिए उसमें 265D की एप्लीकेशन हमने नहीं दी क्योंकि जो 265D का प्रोसीजर है वो इस ट्रायल में एप्लीकेबल नहीं है।
इस ट्रायल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ज़्यादा फौजदारी का चैप्टर 20 जो कि 241A 242 एप्लीकेबल है, ये कार्रवाई उसके मुताबिक चलती है। ठीक है, 65C या डी की बात करें वो कोर्ट के अंदर से तो जाहिर बात उन्होंने इनकार किया, लेकिन इसमें एडिशनली उन्होंने कहा है जब तक हमें मुकम्मल तफसीलात, कागजात और इल्जामात की सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते मुकम्मल, उस वक्त तक हम इस फर्द जुर्म को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। कार्रवाई के हवाले से बताइएगा कि और कोई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का ये है कि बेसिकली जैसा गिल साहब ने बताया कि ये जो ऑर्डर है ये हम आगे सर्विस करने लगे हैं, हम हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला तारीख से पहले फाइल हो जाएगी। खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, खान साहब ने खुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या, ओपनली बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है, और उन्होंने बड़ी ओपन आवाज ऐलान में कहा कि बेसिकली ये मैसेज किसके लिए था। उन्होंने बताया कि साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेटिसाइड किया ना, वो साइबर ऑन रिकॉर्ड लाया गया और हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप कह रहे हैं कि जरिए मैनिपुलेट किया गया, को बनी गाला में मीटिंग हुई, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कैसा ट्रायल हो रहा है कि जिसमें मुलजिम को बताया नहीं जा रहा कि ये कागज था, इसमें ये लिखा हुआ था, आपने इससे हट के बात किया और कौम को गुमराह किया, जब वो कागज ही मौजूद नहीं है, सिरे से ट्रायल चल ही नहीं सकता। साथ ही साथ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो चुकी थी, नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, तो उस हवाले से भी खान साहब से क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग के बाद बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए 18 बिलियन रुपए के फ्लैट हुसैन नवाज ने बेचे किसको, मलिक रियाज को, और ये ट्रांजैक्शन किसने पकड़ी, एनसीए ने पकड़ी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, फंड फ्रीज हो गए। तो ऐसे बंदे जिस जो पनामा पेपर्स की बुनियाद जहां से शुरू हो रही है, उस सारी चीज के सामने आने के बावजूद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया, आप अदालती अमला भी उसके पास एयरपोर्ट चला जाता है उसके थंब इंप्रेशन लेने के लिए, उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये चीजें देखने वाली है कि आप सिस्टम को किस हद तक बुलडोज करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि लंदन प्लान का मुझे आज से नहीं पहले से था, और इस बारे में मैंने सदर आरिफ अलवी को भी आगाह किया था कि ये लंदन प्लान है, और ये लंदन प्लान क्यों किया गया, खाली पीटीआई को बुलडोज करने के लिए कि आप मामलात को सामने रखें उस तनाजुर में कि एक कॉन्वेक्ट जो लंदन में बैठा हुआ था उसने बनाया और उसने शराइत रखी। नवाज शरीफ की बेसिकली अगर हिस्ट्री उठा ले, हमेशा वो एम्पायर को मिला के साथ खेलता है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि एम्पायर उसकी मर्जी की, और यही हो रहा है। और वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आना चाह रहा कि जब तक पीटीआई बुलडोज नहीं हो सकती। खान साहब को हमने कल आने वाले इंसिडेंट का बताया कि अफजाल अजीम पार्ट ने एक कॉर्नर मीटिंग रखी, एक जलसे नहीं रखा, जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ जिसको सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट किया, 14,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार थे मैदान को खाली भरने के लिए, और इधर एक कॉर्नर मीटिंग, हल्के की कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही उसके घर को रेड किया गया, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये क्या कर रहे हैं, पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जा रहा, क्या इस तरह जमहूरियत चलती है। फिर उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया, उन्होंने कहा कि हजरत आयशा के हवाले से जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखिए आप किस तरह का माशरा बना रहे हैं कि ताकतवर के लिए निजाम और रखना चाह रहे हैं और गरीबों के लिए और रखना चाह रहे हैं, और जेल के इनमेट्स का हवाला दिया कि फिर इन्हें भी छोड़ दें, अगर बड़े चोर को आपने छोड़ना है, एक एक बैरक में 10-10 बंदे बैठे हैं, क्या इंसानियत है, वो तो छोटे छोटे मुजरिम है, फिर उनको भी छोड़ दें, उनको खुला जाने दें। तो ये वाज़ेह बातें हैं। और क्या चीजें मीडिया को जो है सूर्या के हवाले से, जो सूर्या के लिए पहला आप बता रहे हैं साइकिल के हवाले से, वो दी जा रही है कि नहीं दी? बेसिकली साइकिल का तो जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किया, एक था बच्चों की दरखास्त उनके अलाउ हो गई थी, उनकी अपने बच्चों से उनकी बात हो गई थी। आज इनकी बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि देखें 71 ईयर्स ओल्ड है, एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी अपनी एक फिजिकल नीड है, एक लिमिटेशन में आपने उसको रखा हुआ है, उसने अपनी फिजिक अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, तो साइकिल की दरखास्त अलाउ हुई है। अब ये नहीं पता कि बाहर चली गई कि नहीं, आपने देखा होगा इधर आई हुई थी, तो वो जज साहब ने दोबारा उन्हें कह दिया, डायरेक्ट कर दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट असद को कि ये साइकिल को अलाउ करें। पिछली समाज में आपने जहां की फूल की अदालत से और उनमें जो तलाक का जो समाज है कि आपने कहा था कि उसके मुताबिक हम कुछ करेंगे, अब क्या था उनसे हमारी बात होते हैं वो लोग कह रहे थे कि आप की दरखास्त आज दायर करेंगे और उससे हो सकता है अदालत समाज आगे चल। ये आपने साइफर की हकीकत सुन ली कि साइफर पे जो चालान जमा करवाया गया उसमें साइफर नहीं है, और जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसमें साइफर नहीं है, ना साइफर है, ना साइफर का जिक्र है, ना साइफर का कंटेंट है, ना साइफर की कॉपी है। तो जब ओरिजिनल चीज़ ही नहीं है तो इस चालान किस चीज़ का है और फर्द जुर्म किस चीज़ की है। इसलिए बड़ा दिलचस्प केस होगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल है, पहले से फैसला हो चुका है, सियासी बुनियादों पर यह केस चलाया जाना है, जैसे तोशाखाना का चलाया था। इसमें भी लगता यही है कि जल्दी जल्दी मामलात को समेटना है, और क्यों समेटना है ये अगले व्लॉग में बता दूंगा, तयशुदा एक प्लान के तहत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।